2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था। जो जनप्रतिनिधि खुद ही स्मैक पी रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इस देश के अंदर अफजल गुरु को भी सम्मान मिलेगा कि मुझे इसका धर्मांतरण कराना, कन्वर्जन कराना है। हिंदूवादी नेता और मुसलमान नेता बनने का काम भी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, जो है उसमें थूक और मूत्र मिला के हिंदुओं को पिला के और आपने मुस्लिम मोहल्लों से बाइक रैली निकाली। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाम गुहांड में। शामली में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको न तो मेरे बताने की ज़रूरत है, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं जो आप जानते तो हैं लेकिन उनकी छवि जो है इस तरह की बना दी गई या इस तरह की हो गई है कि उनको आप देखना नहीं पसंद करते। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन सभी से बात करें, हर उस आदमी से बात करें, हर उस व्यक्ति से बात करें, हर उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें जिसका नाम चला हुआ है। और आज हमारे साथ में विवेक प्रेमी जी हैं, और आप इनको सोशल मीडिया पे शायद ही कोई गांव ऐसा हो जिसमें ना गए हों, और हमेशा मैंने बहुत सारी चीज़ें की, इतनी अच्छी भी लगी कि मैंने उनको शेयर भी किया, कुछ लोगों की मदद करते हुए नज़र आए। और उस टाइम किसी ने अचानक से इनकी फ़ोटो ले ली, उसको मैंने शेयर किया, क्योंकि वो जानबूझकर खींची फ़ोटो नहीं थी, किसी ने अचानक फ़ोटो ले लिया कि भाई काम कर रहे हैं, तो उसको मैंने शेयर किया। तो आज अब इनकी एक केस था 2014 का, उसमें इनकी ज़मानत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश के खासकर जो नेता हैं वो इनको जानते हैं। बजरंग दल में पहले काम किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ही बोलता रहा तो। विवेक भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जमानत होगी आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। कल जैसे जमानत हुई तो फिर मैंने पोस्ट देखी आपकी कि आप मंदिर में गए, और जो एक हमारा ऐसा देवता हनुमान जी, बजरंग दल में थे आप पहले, तो इसीलिए गए थे या कुछ और कारण था? नहीं, बजरंग दल वाले हनुमान जी को मानते हैं ऐसा नहीं है। बजरंग बली में बचपन से मेरी आस्था रही, और मैं जैसे ही जमानत होकर निकला तो मुझे मंदिर घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो एकदम मैं उधर चला और बजरंग बली को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद किया कि आप मेरे ऊपर कृपा से बनाए रखो, और मैं जीवन भर राष्ट्र धर्म के इस मार्ग पर ऐसे ही निडर और निर्भीक होकर मैं चलता रहूं। कभी भी कोई लोभ, कोई लालच, कोई भय मुझे मेरे मार्ग से पथभ्रमित न कर सके। ये निवेदन हनुमान जी से करने गया था। अच्छा, अभी जब 2014 में ये आपके ऊपर केस लगा, उससे पहले आप जेल भी रह कर रहे, किस केस में आप जेल में गए थे? 2012, 13 और 14 का वो ऐसा दौर था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या और इस तरह के सभी अपराध, उसमें लड़कियां का मानमर्दन करना, चोरी, गुंडागर्दी, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज चरम सीमा पर था। तो उसी दौरान एक घटना लगातार शामली जिले के अंदर घट रही थी, कभी किसी गांव में, कभी शहर में, गौशाला से बछड़े चुराना, गौ हत्या करना। तो मुझे सूचना मिली कि एक गौशाला के अंदर एक बछड़े को उठा के ले जाया जा रहा है कसाईयों के द्वारा। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, मौके पर पहुँचा तो वो 2-4 लोग थे, उनके हाथ में तमंचा था। तो तमंचे से फिर उन्होंने फायर किया, लेकिन उसमें एक ही गोली थी, वो फायर होने के बाद तमंचा वो किसी काम का रहा नहीं, तो उन्हें पकड़ा। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को दिया गया, जिसमें छीना-झपटी में थोड़ी बहुत मार पिटाई भी हुई। और लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस का, तत्कालीन पुलिस का नहीं कह सकते, वो तो शासन का, तत्कालीन सरकार का दोहरा चरित्र देखिए कि जिस व्यक्ति ने गौ हत्या की, गौ हत्या करने वाले को 4 दिन में बेल मिल गई, और बिना किसी स्वार्थ के, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस भाव से कि मुझे कानून का पालन कर रहा है, गौ माता की हत्या नहीं होने देनी, गौ माता हिंदू की आस्था का विषय, सिर्फ इसलिए गाय को कटने से बचाने के लिए पहुंचे थे। और उस व्यक्ति की 8 महीने में बेल हुई। यूपी गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर उस केस में NSA लगा दी थी, जिसमें 8 महीने मुझे NSA के कार्यकाल, मुझे NSA काटनी पड़ी, और मुजफ्फरनगर, लखनऊ जेल में रहा। इस बीच फिर तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के हस्तक्षेप से वो NSA ख़त्म हुई। गवर्नर साहब, महामहिम गवर्नर साहब की संस्तुति पे वो NSA ख़त्म की गई थी। तब मैं 2016 जनवरी में जेल से छूट के आया था। फिर जेल से छूट के आया, जेल छूटने आने के बाद 2 महीने बाद फिर 2 मुकदमे और शामली पुलिस ने दर्ज कर दिए मेरे खिलाफ़। तो उन्हीं में से एक मुकदमा ये था, अप्रैल 2014 में हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली एक आयोजित की गई थी
प्रशासन ने रात को परमिशन दे दी थी, लेकिन सुबह ही, अगले दिन सुबह वो परमिशन कैंसिल कर दी, प्रोग्राम शुरू होने से कुछ ही देर पहले ही। अब लेकिन वो इस सब तैयारियां हो चुकी थी, वो प्रोग्राम एकदम कैंसिल किया जाना संभव नहीं था। उसके बाद वो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा, जब कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं था, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा जबरन सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के तुष्टिकरण के लिए और सरकार को खुश करने के लिए, बल्कि वो मुकदमा सरकार के इशारों पर हुआ था, आजम खान जी के इशारों पर मुकदमा दर्ज हुआ था वो। और उस समय सरकार के वो मिनी मुख्यमंत्री थे वेस्टर्न यूपी के, तो उनके आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ था। और लेकिन आज लगभग 10 साल बाद मेरे वारंट उस मामले में हो गए थे, तो अब मुझे कल उसमें बेल करानी पड़ी। तो कल मुझ समेत 15 लोगों ने हमने बेल कराई। हमारा एक साथी अंशु त्यागी था, हमारा छोटा भाई था, वो भी पिछले दिनों रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। तो अब हम 14 लोग हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार की वजह से हुए, सरकार को खुश करने के लिए हुए, तो ये तो अब भी हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते रहते हैं भाई मेरे ऊपर जानबूझ के मुकदमे कर दिए। तो ये क्यों चलता है ऐसा खेल कि आप सरकार के विरुद्ध हो तो सरकार आपके ऊपर मुकदमे लाद देगी, अगर आप सरकार के साथ हो, अब तो बल्कि बहुत सारे इस सरकार में तो बहुत सारी चीज़ ऐसी भी चल रही है, बीजेपी में शामिल हो जाओ तो वॉशिंग मशीन में धुल के आप साफ हो जाओगे, आपके पाप धुल जाएंगे। नहीं, ऐसा क्या ऐसी घटना होगी? बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ। ये तो किंवदंतियाँ हैं, लेकिन आप भी इस बात को नहीं नकार सकते कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था। 2017 से पहले क्या स्थिति पुलिस की थी, कितनी ताकत पुलिस के हाथों में थी। आए दिन लड़कियों के बलात्कार, आए दिन खेतों में चोरी, आए दिन गौहत्या और नशे का कारोबार, अवैध नशे का कारोबार उत्तर प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर था। सीमाओं से उत्तर प्रदेश के अंदर लाकर शराब बेचना और शराब की अवैध सप्लाई, ये सब कार्य चरम सीमा पर थे। देखिए, अपराध को कोई सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन हाँ, सुनियोजित और संगठित अपराधी जो हैं, जिनका पेशा अपराध करना है, उन लोगों को सरकारें ठीक कर सकती हैं। बस अंतर यह है कि पहली सरकारों में उनको संरक्षण दिया गया और इस सरकार में उनको इलाज किया जा रहा है। और यदि मतलब ये बात मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पे नहीं कह रहा, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, यदि किसी प्रोफेशनल अपराधी को ठीक करने के लिए 2 फर्जी मुकदमे लिख के भी इलाज करना पड़े तो भी गलत नहीं है। तो आपके ऊपर इसीलिए लगाया गया क्या अपराधी हैं? नहीं, मैं तो प्रोफेशनल अपराधी नहीं था, लेकिन हाँ, वो सरकार हिंदुओं की लड़ाई लड़ना, गौ हत्या को रोकना, माता बहनों के सम्मान की बात करना, देश के सम्मान की बात करना, भारत माता की बात करना, उस सरकार की नज़रों में अपराध था। और तो उनकी अपराध की परिभाषा अलग थी और हमारी सरकार की अपराध की परिभाषा अलग है। बस ये अंतर है, विचारधाराओं का अंतर है। मैं देखता हूँ जो गौ रक्षा दल वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत मुकदमे लादे गए, लेकिन अभी भी गौ हत्याएं तो हो रही है ना। तो यहाँ बंद हो गई, जिस तरीके से पहले हो रही थी उस तरीके से बंद हो गई। 5वें नंबर पे आ गया है भारत बीफ को एक्सपोर्ट करने में। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ होगा, इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा होगा बीफ। सरकार को चाहिए कि ऐसा एक कानून बना दे कि गायें जो है कटनी ही बंद हो जाएं, क्योंकि हिंदू धर्म वालों की आस्था है गाय में, वो उसको माँ भी मानते हैं। ये लगातार सभी साधु संतों का और हम सभी कार्यकर्ताओं का भी, जो हिंदूवादी विचारों को रखने वाले गौ भक्त, गौ प्रेमी सभी जो कार्यकर्ता है, उन सभी का लगातार इस सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार के द्वारा जल्दी ही कोई गौ हत्या के विरोध में कानून बनाया जाए, ताकि पूरे देश के अंदर गौ हत्या प्रतिबंधित हो। जल्दी शायद सरकार इसके ऊपर माननीय मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी और सभी से हमने निवेदन किया है और लगातार पत्र लिख रहे हैं सभी। संभवतः जल्द ही गौ हत्या के विरोध में भारत सरकार कानून बनाएगी। और बहुत सारे कानून बना दिए, 3 तलाक के कानून बना दिए और और बहुत सारे कानून बन रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया पर कल आपकी जब मैंने देखा कि जमानत आपकी हो गई, तो उसमें ये भी इस तरह मतलब जो मैं पढ़ रहा था कि आपने मुस्लिम मोहल्लों से बाइक रैली निकाली और वहाँ जय श्री राम के नारे वगैरह वगैरह कुछ इस तरह का लिखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम मुकदमा जो लिखा होगा इसी अनुसार लिखा गया होगा। तो क्या ज़रूरी होता है कि एक हिंदू जो, क्योंकि धार्मिक यात्राएं जोड़ने के लिए होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कांवड़ की जो यात्रा थी वो ऊपर से फ्लाईओवर से बाईपास होते हुए कनाडा से बाहर जा सकती थी, लेकिन अंदर से भेजा गया और हिंदू जय श्री राम के नारे और सन्नी देओल के डायलॉग, चीर दूंगा फाड़ दूंगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद था। हिंदुस्तान पहले भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, हम रहे ना रहे। लेकिन इस तरह के नारे जानबूझकर ये दिखाना कि एक स्पेशल धर्म को टारगेट किया जाता, आपको नहीं लगता कि भारत सारे धर्मों से मिलकर बना है, सारी जातियों से मिलकर बना है,
लेकिन कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो आपने के दिमाग में पहले था कि इस तरह रैली निकालनी है, कोई रोड मैप था, या फिर ऐसे ही निकाल दी रैली डायरेक्ट? नहीं, हमारा रोड मैप तय था। और आपने बात कही हिंदू मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला। हिंदू मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? नगर पालिका की सड़क है, PWD की सड़क है, उससे हम जा रहे, किसी घर में थोड़ी क्या करता घुस गए थे। और देश के अंदर कहीं भी भारत माता की जय बोलना अपराध नहीं है। और जब भारत जिंदाबाद पहले भी था, आज भी था, तो जिंदाबाद कहने में दिक्कत क्या है? जिंदाबाद बोलते रहे, लेकिन उसके साथ जय श्री राम के नारे भी तो लग रहे हैं ना, उससे उनको दिक्कत होती होगी। तो जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है? और जय श्री राम सुनने में जिसको दिक्कत है अपने कान बंद करे। भारत के अंदर जय श्री राम भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का एक बीज मंत्र है। और यदि भारत में रह के भी किसी को जय श्री राम सुनने से दिक्कत है, अपने कान बंद करे। तो आपको नहीं लगता कि संविधान नहीं मानता इस चीज़ को? संविधान तो कहता है कि अगर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो बंद कर लेने चाहिए। और बहुत सारे नारे लगते हैं, मैं नहीं कहना चाहता कैमरे पे, और बहुत सारे किस तरह अटपटे नारे लगते हैं। मैंने तो देखा, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो बुढ़े जो है जब भी वो आते हैं राम राम करते हैं, जय श्री राम का नारा कोई लगाता ही नहीं। लोग तो ये भी कह रहे जय श्री राम का नारा ही नया नया है। नहीं, कब जय श्री राम का नारा नया नया है? आपने आपके जन्म से पहले रामायण बनी थी, उसमें जय श्री राम का नारा नहीं देखा? अब जब रामायण खोलोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे, जय श्री राम लिखा हुआ नहीं है। तो राम राम करनी चाहिए कि जय श्री राम करना चाहिए? दोनों करो। जय श्री राम की जरूरत तो जब पड़ती है, जब युद्ध में युद्ध होते थे, हर हर महादेव, जय भवानी, इस तरह के नारे लगते थे युद्ध के समय में। और जब आदमी विनम्र होके झुक के राम राम करता है, और वो भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी बोलते थे ये नारा। और वो भी जब जब किसी पे लंका वाले पर आक्रमण करना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो बुढ़े तो राम राम ही करते हैं, चल बे ले राम का ना, भैंस खोल ली जब ले बे राम का ना, बुग्गी भर ली ले बे राम का ना। तो झुक के करना चाहिए कि राम राम तन के करनी चाहिए राम राम? जहाँ झुकने की जरूरत है वहाँ झुक के राम राम, और जहाँ तनने की जरूरत है वहाँ तन के राम राम। विवेक प्रेमी तो झुक के नहीं करते होंगे? नहीं, दोनों करेंगे। जो विनम्र है, भाई है, उसको झुक के भी राम राम करेंगे, और जो हमारी आस्थाओं को आंख दिखाने की कोशिश करेगा उसको तन के भी राम राम करेंगे। और राम राम तन के करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो और बहुत इलाज है, वो भी सब करेंगे। नहीं, तो आपने किए हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं आज से नहीं देख रहा, 2014 में भी 13 में भी आपने तो इलाज किए। लेकिन ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वैलेंटाइन डे पे बहुत सारे लड़कों को पीट दिया आपने, वो क्या था? नहीं, वैलेंटाइन डे का तो ऐसा वो वैलेंटाइन डे का विषय नहीं था। वैलेंटाइन डे को इस दिन ज़्यादा घूमने के लिए चूज इसलिए किया गया था। देखिए, लोकतंत्र है सब, और प्रेम का कोई विरोध नहीं है। प्रेम तो हमारी संस्कृति में रहा। माता सीता को भगवान श्री राम का प्रेम था, राधा कृष्ण के प्रेम का जो है पूरी मथुरा वृंदावन गलियाँ राधा कृष्ण के प्रेम को बयान करती है। प्रेम का कोई विरोध नहीं, लेकिन प्रेम के नाम पर भोंडापन और प्रेम और वैलेंटाइन डे और प्रेम की आड़ में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाने का। तो वो लठ जो है लव जिहादियों के लिए था, प्रेमी के लिए नहीं था। तो लव जिहाद पे भी कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया, और भारत सरकार भी बनाए, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। अब मैं सरकार पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हाँ, पूरे देश के अंदर सरकार को बनाना चाहिए, और हमारा मोदी जी से आग्रह है। ये सब हमारे देश का एक एक हिंदू जनमानस और सभी कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं, और शायद जल्दी मोदी जी इस संबंध में कानून बनाएंगे। और मैं कहता हूँ, सिर्फ ये चीज़ें कानून बनाने का विषय नहीं है, ये जन जागरण और जन चेतना का विषय है। इतनी सारी फिल्में लगातार हमारे, मैं उन डायरेक्टर्स को बधाई दूंगा और उनको धन्यवाद करूंगा कि वे वास्तविकता जो समाज की है और जो देश के अंदर घटना है उसके ऊपर फिल्में बना रहे। और ये साथ के साथ जन चेतना का विषय भी है। सरकार तो कानून बनाएगी, लेकिन जन चेतना का विषय भी है। तो हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई किसी से प्यार कर रहा है, कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से कर रही है, कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से कर रही है, हमें क्या ज़रूरत है उनको डिस्टर्ब करने की? प्रेम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम की आड़ में सिर्फ इस मानसिकता से कि मुझे इसका धर्मांतरण कराना, कन्वर्जन कराना है, और फिर उसको धर्मांतरण करा के फोर्सफुली कन्वर्जन करा के और उसके बाद उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना के छोड़ देना, हाँ, इस विचारों का हमारे ओर से इसका विरोध है। मतलब बच्चे ज़्यादा बनाएंगे? नहीं, बच्चे ज़्यादा बनाने का विषय नहीं है। मैंने कहा कि सिर्फ इस मानसिकता से प्रेम करना कि मुझे इसका धर्मांतरण कराना है, वो स्पष्ट कहे, स्पष्ट बात रखे, वो अपने हिसाब से पूजा करे, वो अपने हिसाब से पूजा करे, अपनी पहचान बताए। लेकिन जो लोग अपनी पहचान छिपाकर और अपना नाम सोनू मोनू और ऐसे नाम बताकर और जोनी बताकर जो लोग हिंदू बेटियों को बहला फुसला कर उनको धर्मांतरण की ओर धकेलने काम कर रहे, उनका विरोध है।
तो अब क्या करना चाहेंगे इसके विरोध में, क्योंकि कानून तो बन गया, अब जो सरकार है केंद्र सरकार है, अगर वो इस पर कोई अच्छा कानून बनाती है तो आपको कैसा लगेगा? अगर भारत सरकार ऐसा कानून बनाती है तो उसका हम स्वागत करेंगे और सरकार का धन्यवाद करेंगे। सरकार कानून बनाना भी चाहिए ऐसा। सरकार काम तो नहीं कर रही ना उस तरीके के, रोड बना दिए अच्छी बात है, बिजली आ रही है अच्छी बात है, गुंडागर्दी तो बिजली वाले भी कर रहे हैं। गांव में घुस घुस कर मैंने देखा, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत की, भाई मेरे घर में ऐसे ही कूद गया, छत से कूद रहे हैं बिजली वाले। उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए ना कि देश की रीढ़ है किसान। जब कोरोना लगा तो किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को बना के रखा। हाँ, अगर कोई अधिकारी, देखो हमारी सरकार की प्राथमिकता रही भ्रष्टाचार के विरोध में। भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार ही आई और हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मोदी जी भी और योगी जी भी लेके चल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे जितने सस्पेंशन और जितना पारदर्शिता सरकार में आई। आप एक ट्वीट करो सिर्फ, या फिर आप मुख्यमंत्री पोर्टल बनाए, आप मुख्यमंत्री को शिकायत करो, 15 दिन के अंदर निस्तारण करना पड़ता है। और एक नंबर भी है इसके लिए, टोल फ्री नंबर है बिजली विभाग का, आप उस पर कॉल करोगे 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आएगा। इस सब पारदर्शिता के लिए तो है। और हाँ, फिर भी इन सभी चीज़ों के बावजूद यदि कुछ अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वो आप अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधि को अवगत करावें और उनके माध्यम से सबका इलाज किया जाएगा। आपने नशे की बात की थी, मैं तो अभी भी देखता हूँ स्मैक खुली बिक रही है। कहाँ बिक्री स्मैक खुली? बहुत सारे गाँवों में लड़के बेकार हो गए। मैं तो कोई गांव मुझे ऐसा लगता नहीं जिसमें चोरी ना हुई हो और रात को ट्यूबवेल ना फटी हो और स्मैक खुला ना बिक रहा हो। लगभग कोई गांव बचा होगा। कोई गाँव, मैंने तो जो शामली विधायक हैं, सदर विधायक है प्रसन्न चौधरी जी, जो कैराना सांसद है इकरा हसन, नाहिद हसन तो इंटरव्यू देते नहीं हैं, दोनों से आग्रह किया है कि इस पर कोई बड़ा अंकुश लगाया जाए। और खादर के इलाके तो पूरे के पूरे तबाह होने वाले हैं। गाँवों के नाम बता दूंगा मैं आपको, भूरा में बिक रही है खुली। देखो, जो जनप्रतिनिधि खुद ही स्मैक पी रहे वे तो क्या इंटरव्यू देंगे किसी को? और दूसरा विषय यह है कि खुली स्मैक बिकने का हमारी सरकार के द्वारा बहुत बड़े स्तर पे उत्तर प्रदेश के अंदर और बल्कि सभी जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं उन सभी में अभियान चलाकर ऐसे जो लोग हमारी युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम कर रहे हैं उनके विरोध में अभियान चलाया गया। और शामली ज़िले के अंदर भूरा का आपने नाम लिया, वे सभी बड़े माफिया जिन्होंने लंबे समय तक सिर्फ स्मैक के नाम पैसा कमाया, उन सबका इलाज करने का काम सरकार ने करा। और अभी भी मुझे आपने बताया कि बहुत सारी जगह अगर अब भी ऐसे कोई केस हैं, और मैं तो अभी पिछले 1 साल से नशे के विरोध में पूरा आंदोलन चला के बहुत सारी जगह पुलिस रेड पड़वाई, खुद हम गए, उन्हें पकड़वाया और हमारे नशे परोस के और हमारे देश की युवा पीढ़ी को ख़त्म करने वाले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शामली ज़िले के अंदर यदि कोई घटना ऐसी हो रही तो आप मुझे, अभी तो आपने कैमरे पे कह दिया, आप ऑफ कैमरा मुझे बताना, वो सब लिख के कहाँ हो रहा, वो पूरा अभियान चला के सबकी जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ने काम करेंगे। चलो, मेरा अब जो अंतिम सवाल ये है कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप अपनी विचार रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बात रखने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। उसको रखना चाहिए था ऐसे कि, और रख दिया ऐसे, जैसे मैं कप को हमेशा रख सकते हैं, चाय के कप को सीधा, और हम चाय का कप को अगर ऐसा रख दें तो चाय सारी जो है बह जाएगी। एक वर्ग है उसने अच्छी बात बोल दी, दूसरा वर्ग उसको पूरा ट्रोल करेगा, इसने ये बात क्यों बोल दी, ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है। देश एक मतलब गुलदस्ता है, फूल की तरह है, तो सारे फूल जब एक जगह रखे होंगे बड़े अच्छे लगेंगे। हिंदू भी साथ रहे, मुसलमान भी साथ रहे, सिख भी साथ रहे, ईसाई भी साथ रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो रह कर इस तरह की बातें करेंगे जिससे आपस में तनातनी हो जाए। क्या अगर शामली में तनातनी हो गई, 2013 का झगड़ा बड़ा उसने ख़त्म कर दिया, बहुत सारे युवा केस झेल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे युवाओं से जो जरा सी बात पे तुरंत जय श्री राम, तुरंत हिंदू यहाँ से जा रहा है तो वो अल्लाह अकबर, अभी ट्रेन की वीडियो चल रही है, अब मुसलमान जा रहे हैं तो जय श्री राम, देख के बस उसने देख लिया कि बुर्का है और इसको तिलक लगा हुआ है तो हिंदू है। अब आप तिलक लगाते हैं, आपको मैं हिंदू के आकलन से देखूँ, एक ने बड़ा अच्छे से खड़ा उस तरह फरवा रखा है, उसको सोच लो कि मुसलमान है, टोपी लगा रखी है, हम उसको इसी आकलन से क्यों देखते हैं कि ये हिंदू है? क्या आप तो अच्छा इंसान भी हो? जरूरी है तिलक लगा के बेकार इंसान थोड़ी होगा, या उसने उस तरह फरवा रखा है बेकार इंसान थोड़ी होगा। उनको आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो जरा सी देर में भ्रमित हो जाते हैं, पता भी नहीं करते सच? विवेक भाई, कोई शामली में घटना हुई है कि नहीं भाई? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस सोशल मीडिया पे दिखा, वीडियो कहीं और की थी पाकिस्तान की, और हिंदुओं को यहाँ हिंदू खतरे में है, वहाँ पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की चिंता। हाँ, मैं भी देख रहा। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल करा और मैं कई दिन उस बारे में सोच रहा था, मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे दोबारा विषय ध्यान दिलाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को संदेश दूंगा।
आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के अंदर खड़ा करने का काम करा जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदूवादी नेता और मुसलमान नेता बनने का काम भी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा। उनके पीछे दो आदमी नहीं है, कोई समाज और धर्म के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन बस वो एक काम करते हैं, वो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते और डालते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से वो बड़ी बड़ी बातें करके समाज को भड़काने काम करते हैं। और मैं अपने देश के युवाओं से ये आग्रह करूंगा कि उन सोशल मीडिया कंटेंट्स के माध्यम से भड़काने वाले लोगों को अपना नेता मत माने। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और हिंदूवादी नेता या मुसलमान नेता या सिख नेता या ईसाई नेता बनने के लिए वो सब कंटेंट बनाते हैं और हम लोगों को नेता मान लेते हैं। और उन सोशल मीडिया वाले लोगों को जिन्होंने धरातल की कोई जानकारी नहीं, कभी धरातल पर कभी आए भी नहीं, हम लोग भीड़ जुटा कर फिर उनको मंच दे देते हैं। उनकी खुद की 2 लोग जुटाने की औकात नहीं है, लेकिन वे लोग सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बातें करके समाज का हीरो बनने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, जो खाली सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें करके समाज गुमराह करने का काम कर रहे, उनसे बचना चाहिए। और हमारे देश के अंदर हमने अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रभक्त मुस्लिमों को भी सम्मान दिया। अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति और पूरे देश का नागरिक, चाहे उसमें भाजपा का कार्यकर्ता हो या समाजवादी का कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इस देश के अंदर अफजल गुरु को भी सम्मान मिलेगा। जो ठीक है वो ठीक है और जो गलत है वो गलत है। हिंदुओं में भी इस तरह के लोग जो, हाँ, हर जगह लोग हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो गलत है वो गलत है। भाईचारा बना रहना चाहिए, लेकिन भाईचारे के आड़ में कोई भाई को चारा बनाने का प्रयास करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करना जानेगा। तो किसको लगता है आपको कौन चारा बना रहा है? वो सब आप देख ही रहे, अब सब कुछ मेरे से कहलवा लोगे फिर उसको ट्रोल करोगे, लेकिन वो सब समझने का विषय है। जो मैंने कहा, भाईचारा बना रहना चाहिए, लेकिन भाई को चारा बनाने का प्रयास ना करें। उसके ऊपर भी एक्शन होगा क्या? कुछ एक्शन हो ही रहा, सब देख रहे। जो भाई को चारा बनाने का प्रयास कर रहा, सबका इलाज हो रहा। अच्छा, सदन में ऐसे शब्द कहना, पहले एक विदुड़ी जी हैं, उन्होंने कहा ए मुल्ले, ए आतंकवादी, तुम उग्रवादी हो। अब योगी जी भी कह रहे हैं कटमुल्ला। सदन में ऐसे शब्द बोलने चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा है, आदरणीय है वो सबके, और योगी हैं सबसे, उससे भी बड़ी बात यह है। तो क्या ऐसे शब्द बोलना, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सभी को ले दिया उर्दू पढ़ने वालों को। पहले तो मैंने देखा बूढ़े सारे उर्दू पढ़ते थे, अब हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते होंगे। आप उनसे अगर हिंदी बोल देंगे, न्यायालय बोल देंगे, मैं न्यायालय जा रहा हूँ, तो समझ नहीं पाएंगे, अदालत बोलना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हिंदी के जो आप बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, आम जनता तो उसको समझ नहीं सकती। तो क्या योगी जी को चाहिए था इस तरह के वर्ड बोलना, वो भी सदन में? नहीं, देखिए, योगी जी का कहना उसमें कुछ और था। आप सिर्फ एक शब्द को ट्रोल ना करें। योगी जी का कहना था कि ये लोग जो हैं, हिंदी और भारतीय भाषाओं को बोलने की बात आती है तो ये लोग जो है अपने पैर पीटते हैं, और उर्दू की बात आएगी तो उसे प्रोत्साहन देंगे। तो योगी जी का कहना ये था कि हमारी भारतीय भाषा, हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी अब तक की भाषा थी, हम सब उसको पीछे छोड़ रहे। और ये सरकारें जो हैं, जब हिंदी की बात सरकार करती है तो उस पर ट्रोल कर रहे हैं, और ये सरकारें आज तक उर्दू पे पैर पीटी जा रही थी। तो मोदी जी का, योगी जी कहना ये था उसमें। लेकिन आप जो है उस कटमुल्ले शब्द को ट्रोल कर रहे, आप उस कहने के भाव के पीछे जाओ। योगी जी कहना क्या चाह रहे थे? उस सदन में नहीं चाहिए ना ऐसे शब्द। बाहर तो अलग चीज़ थी, एक आम आदमी बोल देता, कोई बात नहीं थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक खुशबू पांडे है, वो मस्जिद में ही चली गई। चलो, हनुमान चालीसा यहीं पढ़ते हैं, हनुमान जी को ही तो बदनाम किया जा रहा है ना। कल से उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि हम यहीं से निकल रहे थे, फिर अब बातें अलग अलग हो रही हैं। नहीं, मुझे केस नहीं पता, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी था। मैं 3 दिन से लगातार अपने केस की बेल कराने में उसमें बिजी था। लेकिन हाँ, अगर वो वास्तव में मस्जिद है तो उस मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है उसका। तो मैं भी कहूँगा कि वो नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि मस्जिद थी कि नहीं थी। अभी कुंभ में आपने देखा होगा, वैसे तो मुसलमानों को दूर रखा गया कुंभ से, और मुसलमानों ने जैसे ही भगदड़ मची और लोग मरे, जख्मी हुए, तुरंत मुसलमानों ने अपने घर खोल दिया। और भाई सबकी सेवा के लिए, इनके लिए खाना चलाओ, इनके लिए मरहम पट्टी का इलाज कराओ। और कुछ लड़के तो ऐसे थे जो गाड़ियों से ढो रहे थे उनको, घायलों को। ऐसे भी तो मुसलमान देश में हैं। हिंदू खराब है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, मुसलमान खराब है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसे अच्छे खैर मुझे नहीं पता इस बारे में, कहाँ किस मुसलमान ने गेट खोल दिया। लेकिन अगर खोला हो तो उस मुसलमानों को धन्यवाद है। लेकिन खाली
वे लोग अब कुंभ के मेले में आके, और उन्हें दूर इसलिए रखा गया था कि कुंभ के मेले में आके वो ठेली लगा के और फिर जो है उसमें थूक और मूत्र मिला के हिंदुओं को पिला के और उसके बाद हिंदुओं की जो है उस संकल्प को खंडित करें। और इसकी पहचान हम कैसे करें कि अच्छा मुसलमान है कि बुरा मुसलमान है। और जो अच्छे मुसलमान थे कुंभ में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, उन्होंने अपना अच्छे कार्य का प्रदर्शन गेट खोले कर ही दिया होगा। तो जिन्होंने गेट खोल दिया उनका धन्यवाद। और उनके प्रतिबंधित करने से हमारा कुंभ मेला सुख शांति निमट गया, कोई थूक मूत्र आया नहीं। तो इसके लिए आप सरकार का धन्यवाद करो। हम तो धन्यवाद कर ही रहे हैं। सरकार तुरंत पता लगा लेती है कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग क्या हुए हैं, और ये पता नहीं लगा पाती कितने लोग नहाए हैं। 50 करोड़ लोगों को पता लग गया, 50 करोड़ लोग नहा के गए हैं, लेकिन ये लगा पाए 3 दिन तक पता कि कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोग मरे हैं। नहीं, क्यों नहीं पता लगा पाई? जो लोग जख्मी हुए, दिल्ली में जो घटना हुई ट्रेन में, हॉस्पिटल के बाहर कम से कम सैकड़ों सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए। देखिए वो तो इसलिए लगाए गए कि अंदर सब घायल लोग थे और लोग अंदर अनावश्यक घुस के पैनिक क्रिएट ना करें, इसके लिए वो सुरक्षा दृष्टियों से वहाँ पे जो है पुलिस लगाई गई थी। और प्रत्येक देश के नागरिक के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति ये सरकार प्रतिबद्ध है। और जितने भी लोग वहाँ पर घायल हुए सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उसकी मॉनिटरिंग करी और सभी वहाँ कुंभ मेला DIG और प्रमुख सचिव तक को वहाँ पे भेजा गया। और सभी ने लग के जो है सारे प्रशासन और सभी सामाजिक संस्थाओं ने लग के सभी को एडमिट कराया। और जो लोग मृत हुए उनकी पहचान करके डेड बॉडी घर तक पहुँचाने का काम सरकार ने करा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और विवेक भाई जो हैं अपने शब्दों को लेकर, अपने ऐसी बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं। अब वो केस की बात हो, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की बात हो, गौ हत्या की बात हो, लव जिहाद की बात हो, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। खासकर शामली में तो रहते ही रहते हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जाए, क्योंकि हमने अभी तक इन चीज़ों को बहुत दूर रखा, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे भी बात करें। तो आप खैर, आप गाम गुआंढ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन अवश्य करें। खैर, जुड़े रहें गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।